औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं बिलाल मलिक, उवैस रज़ा का फ़ादर। तो उवैस रज़ा ने कहा कि मेरे व्यूअर्स को वीज़ा प्रोसेस के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दें कि हमने वीज़ा प्रोसेस किस तरह किया था। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले हमने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। डॉक्यूमेंट्स से मुराद है कि पहले बच्चों के बे फ़ार्म जो बर्थ सर्टिफ़िकेट होता है, उसके बाद बे फ़ार्म होते हैं बच्चों के, वो ज़रूरी होते हैं पासपोर्ट बनने के लिए। उसके बाद जो है ना एफआरसी, क्योंकि फैमिली साथ थी तो उसके लिए एफआरसी भी ज़रूरी था। उसके बाद जब ये बे फार्म वगैरह बन गए तो एफआरसी भी थी, तो हमने पासपोर्ट अप्लाई किए। पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद जब ये सारी चीज़ें एक साथ हमारे पास आ गई तो फिर हमने जो है अपनी कंपनी के, जो मदीना पांदी हमारी हज की कंपनी है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे एससीसीपी के और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो हमने बनवाए रिफ्रेश। तो वो हमने इकट्ठे किए। उसके बाद फिर हमने बैंक स्टेटमेंट जो लास्ट 3 मंथ्स की वो मांगते हैं, लेकिन हमने लास्ट 6 मंथ की दी उनको। और उसके अलावा बैंक मेंटेनेंस लेटर था, टैक्स रिटर्न थी, एनटीएम था, एक्टिव टैक्स पेयर सर्टिफिकेट था। तो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स जो मेरे नाम थे वो थे, कमर्शियल, रिहायशी या ज़राई जो भी हैं, और गाड़ी जो नाम है आपके, जो चीज़ है मतलब वो डॉक्यूमेंट्स हेल्पिंग होते हैं। वो मदद देते हैं कि ये बंदा वहाँ मतलब इलीगल नहीं रहेगा, अफोर्ड कर सकता है जो वहाँ जा रहा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब हमने बना लिए तो फिर हम, उससे पहले ये होता था कि जेरिस के साथ इनका एग्रीमेंट था। अनातोलिया जो इनकी एम्बेसी है तुर्किश गवर्नमेंट की, तो वो मुख्तलिफ शहरों में उनके दफातर थे, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में। तो वो आसानी रह जाती है। लेकिन जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए तो हमने पता किया तो मुल्तान में जेरिस का ऑफिस बंद हो चुका था। हाँ, फाइल जो बनानी पड़ती है उसके लिए ये है, छोटा भाई, क्योंकि पहले मैं काम करता था कंपनी में तो मैं सिर्फ महदूद ही काम करता था हज का। उसके बाद छोटा भाई है, उन्होंने फिर दुबई और उम्रे का काम भी साथ स्टार्ट किया। तो फाइलिंग करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, तो उन्होंने सारी फाइलिंग उन्होंने की। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह चाहिए, क्या बनाना है, तो वो उन्होंने वो की। बैंक तो स्टेटमेंट जी, वो मैंने बता दिया। कितने महीने की चाहिए होती है? लास्ट 3 मंथ्स की वो भी मैंने बता दिया। तो हमने लास्ट 6 मंथ की दी थी। तो असल में आपके जितने पासपोर्ट हैं वो सारे साथ लगेंगे। उसका ये होता है कि आपने ट्रैवल किया है या नहीं किया, वो सारे साथ लगेंगे। तो उसके बाद जो है ना आपको ये भी साथ लगाना पड़ता है कि होटल बुकिंग, कितने दिनों के लिए आप जा रहे हैं और कौन कौन से शहर जा रहे हैं, तो वहाँ कौन कौन से आपके होटल हैं, वो होटल बुकिंग भी साथ लगानी पड़ती है, और साथ टिकट भी लगानी पड़ती है। ये सारे इंटरनली बन जाते हैं, कोई इशू नहीं है कि इनको मतलब वो विदाउट पेमेंट हो जाते हैं ये सारा काम। तो उसके बाद फिर चूंकि जेरिस का ऑफिस नहीं था मुल्तान, तो फिर हम अप्लाई करने के लिए लाहौर गए। हाँ, लाहौर में हम तकरीबन 2 बजे पहुंचे अनातोलिया ऑफिस, और हमारी बारी को 1.5-2 घंटे बाद आई। काफ़ी रश था उस दिन। तो फिर वहाँ पर हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए, उसको देखा उन्होंने, ठीक थे। तो उसके बाद उन्होंने हमें 2 पेपर दे दिए। क्वेश्चन पेपर था और दूसरा पेपर था जो आपने किसी दूसरे मुल्क सफ़र किया है, उसमें लिखना था कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपने सफ़र किया है, कितने दिन वहाँ स्टे किया है, और किस पर्पज़ के लिए आप लोग गए थे वहाँ पर। तो मेरा चूँकि सिर्फ सऊदी का ही टोटल टूर था, तो वो मैंने सारा लिखा। मेरे कोई 20-25 टूर थे, तो वो मैंने सारे लिखे। तो इसी तरह क्वेश्चन पेपर था, वो भी सारा मैंने फिल किया। वो भाई ने मुझे पहले बता दिया था, दिखा दिया था कि ये क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उस हिसाब से मेरी तैयारी थी कि क्या लिखना है इसमें। फिर हमने सबमिट कर दिया, और ये कहा गया कि हमें सबमिट कराने के बाद फिर उन्होंने हमें एक रसीद दी कि जहाँ फीस जमा कराएं। वो तकरीबन 17,600 पर हेड के हिसाब से थी फीस। वो हमने सब बच्चों की अपनी वो जमा कराई। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये आपके वीज़े लग के आएंगे या नहीं लग के आएंगे, पासपोर्ट जो भी कलेक्ट करेगा खुद कर रहे हैं तो ये रसीदें साथ ले आए, नहीं तो अगर आप किसी को 30 लेटर देना चाहते हैं तो ये आप रसीदें उनको साथ देंगे। तो फिर हमने वहाँ 30 लेटर दिया। उसके बाद ये हुआ कि हम जब ये कहा गया कि आपको किसी वक्त कॉल आएगी एम्बेसी की तरफ से। एक आपके ऑफिस के चीफ एग्जीक्यूटिव को आएगी, जो कंपनी के मतलब मदनी हैं छोटे भाई, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और एक आपको आएगी क्योंकि आप वीज़ा लगवा रहे हैं अपने अपने बच्चों के।
तो मोबाइल हर वक्त आपका सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ऑन होना चाहिए, किसी वक्त भी कॉल आ सकती है। तो बड़ी परेशानी थी कि कॉल आएगी, अब बंदा वॉशरूम में भी हो सकता है, नमाज भी पढ़ रहा होता है। तो वो भाई साथ रखना पड़ा इस टाइम 9 से 5 बजे तक ना। लेकिन यही कहा गया था कि 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लग जाएंगे वीज़े लगने में। तो हमारा वीज़ा जो है ना तकरीबन 5 दिन में हमारे पासपोर्ट आ गए थे, वीज़े लग के। 5वें दिन हमें मैसेज आ गया कि आपके पासपोर्ट अनातोलिया ऑफिस पहुंच चुके हैं। तो फिर जिसको हमने वो दी हुई थी, तो उसको अथॉरिटी लेटर, वो उनको फ़ोन किया, वो वहाँ पर पहुँचे। तो उन्होंने कलेक्ट किया, उन्होंने बताया कि आपके वीज़े लग चुके हैं। तो इसके बाद जो है ना 13 जुलाई को हमारे वीज़े, 12 जुलाई को हमारे वीज़े स्टैंप हो चुके थे। तो 20-21 को बकरीद आ रही थी, तो यही था प्लान कि हम जो है ना फ़ौरन चले जाएँ, क्योंकि थोड़ा क्वारंटाइन का मसला चल रहा था। तो फ़ौरन चले जाएँ। मुझे लग रहा था कि अगस्त में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करेंगे तुर्किश गवर्नमेंट। तो फिर घर वालों ने कहा नहीं, ईद इधर ही करके जाते हैं। तो फिर टिकट करवाई हमने, 5 अगस्त की हुई थी तुर्किश एयरलाइन की लाहौर से। तो वो खैर 28 जुलाई को फिर हमें पता चला कि वो फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई। फिर हमने दोबारा टिकट कराई कराची से पेगासस एयरलाइन की। तो पेगासस एयरलाइन की ये है कि उसमें 20 केजी सिर्फ आप लगेज ला सकते हैं, 8 केजी हैंड कैरी में। तो बड़ा प्रॉब्लम था जब आप फैमिली के साथ किसी दूसरे मुल्क मूव कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है छोटे बच्चे भी हों और साथ सामान तो होता है। तो 20 केजी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था, तो बस कुछ सामान निकाला, कुछ रखा, तो लेकर फिर कराची पर पहुंचना पर्सन था। 20 केजी? जी, पर पर्सन 20 केजी। तो हम वहाँ से फिर हमने स्लीपर, एसी स्लीपर कराया। और मेरे दोस्तों ने किया ये जो सारा प्रोसेस था। चौधरी तनवीर साहब हैं, असद साहब हैं और रुशान साहब हैं, जो हमारे मुल्तान ऑफिस है प्रॉपर्टी का और ट्रांसपोर्ट का। तो उसमें जो दोस्त बैठते हैं ये सारे, इन्होंने ही मतलब चुपके से इन्होंने मेरी सीट भी कराई और मेरे वहाँ तुर्की में होटल बुकिंग भी कराई और ट्रेन की टिकटें भी कराई। मुझे एक रात पहले रात 10 बजे सारे एक साथ आ गए कि भई आपके सामान की फाइनल पैकिंग करनी है, तो कल हम कराची के लिए बुक करेंगे, परसों आपकी टिकट है। तो मैं तो हैरान हो गया, भैया आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, दोस्त हैं, अच्छा काम किए हैं, लेकिन मेरे से सलाह-मशवरा कर लेना चाहिए था, क्योंकि बंदे के काफ़ी काम-काज होते हैं। मेरा जो इरादा फिर था ना 5 अगस्त का, जो फ्लाइट कैंसल हुई थी 28 जुलाई को, फिर मैंने पोस्टपोन कर दिया था कि मैं अब नवंबर या दिसंबर में मूव करेंगे, ऐसा करें कि जो है ना फ्लाइट कैंसिल हो जाए। बड़ी शदीद ख्वाहिश थी मेरी। तो हम जब पहुंचे कराची, रास्ते में भी मुझे दोस्त, वो भी साथ है, खैर उनकी मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी है। वो साथ मुझे छोड़ने के लिए कराची है कि अकेले फैमिली के साथ आप सफ़र कर रहे हैं, तो हमारा साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि सामान काफ़ी था, छोटे बच्चे थे। तो वो भी साथ है। तो रास्ते में मुझे यही कह रहे थे कि बस जा रहे हैं, हमसे नाराज़ नहीं होना कि हमने आपकी सारी बुकिंग अचानक कर दी है। तो बस ये अल्लाह ताला ने करवाया है, आपका रोज़ी रोटी जो है ना वहाँ पर दाना पानी लिखा हुआ था। कराची जब पहुँचे तो फिर सुबह हम पहुँचे तो रात को 12 बजे बल्कि दिन के पहुँचे हैं स्टेशन पे। तो वहाँ से फिर होटल बुकिंग थी, वो होटल पे पहुँचे हैं। तो ये मदनी वगैरह सारे दोस्त चले गए बाहर, कोई काम था इनको। तो मैं वहीं होटल पे था। तो जब ये वापस आए हैं 4-5 बजे, मैंने कहा भाई मैं नहीं जा रहा, आपने काम ऐसे जल्दी में करा दिया, मेरे काम है पीछे, बस मेरा दिल नहीं मान रहा। वो नहीं माने। खैर मैंने कहा चलें, आप नहीं मान रहे तो इंशाल्लाह फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी। रात को जब हम मूव करने लगे होटल से एयरपोर्ट के लिए, तो जब एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो मैंने बोर्ड पे नज़र दौड़ाई तो देखा इस्तांबुल कैंसिल लिखा हुआ था, मनसूख, फ़्लाइट मनसूख है। मैं खुश हो गया, मैंने कहा चले मेरी सुनी गई, तो फ़्लाइट कैंसिल हो गई। सामान उतारा तो देखा कि वो तुर्किश एयरलाइन कैंसिल हो गई थी, पेगासस टाइम पे जा रही थी। बस फिर आ, मिल गया? मजबूरी थी, फिर आना था। वहाँ पर खड़े रहे आधा पौना घंटा घंटा, एयरपोर्ट पे गपशप करते रहे। बस हाँ जाते हैं, दिल नहीं कर रहा था जाने को। तो बस सब बोझल कदमों के साथ फिर इंटरव्यू है। बच्चे तो एक्साइटेड थे कि बस बाबा क्या कर रहे हैं, हमें तो तुर्की अभी पहुंचना चाहिए था। तो फिर जब गए तो जो 20 केजी पर पर्सन था उससे भी सामान मेरा
12-15 किलो ज़्यादा हो रहा था। तो खैर अंदर गए हैं तो वो बंदा ठीक बैठा हुआ था, और हमें नहीं पता था कि जो हमारे साथ एक बेबी है इन्फेंट, उसको भी 10 केजी मतलब अलाउ था, तो उसके साथ हमारी फिर वो एडजस्ट हो गया, शुक्र है। तो फिर सारी क्लियरेंस करने के बाद, इमिग्रेशन कराने के बाद जो फाइनली हम लॉन्च में पहुंचे, वहाँ तकरीबन पौना घंटा में इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद फिर फ्लाइट लग गई और बुला लिया हमें। फिर हम वहाँ से रवाना हुए तो फ्लाइट में खैर 2-3 घंटे मुझे तो नींद आ गई, वैसे को शायद थोड़ी बहुत आई है। मुझे 15 मिनट आई होगी। तो मुझे नींद आ गई 2-3 घंटे। फिर आखिरी जो 2 घंटे थे उस वक्त हम तुर्की में एंटर हो चुके थे, तो हम देखते रहे नीचे सब्जा पहाड़, बहुत खूबसूरत मनाजर से। बस जब हम वहाँ पहुँचे हैं तुर्की एयरपोर्ट पे, तो बाहर आए हैं, तो जो उस फ्लाइट में जितने लोग थे तकरीबन, उसमें से कोई 15 लोग थे जिन्होंने प्रॉपर तुर्की में रहना था, बाकी सब वो ट्रांजिट पे थे। तो खैर वो अपनी अगली फ्लाइट के लिए चले गए। हम जो 15 लोग थे उसमें से 5 लोग हम, और 3 लोग 5 लोग और उन्होंने क्वारंटाइन करना था। बाकी यहाँ का बाकी जो लोग थे 8-7 लोग थे, उनका वहाँ पर जो पहले से यहाँ रह रहे थे उनका नफूस वो हुआ था, तो वो तो अपना एड्रेस लिखवा के और अपना प्रोसेस करा के चले गए। हमारा उन्होंने फिर यहाँ पर पीसीआर टेस्ट लिया कोरोना का, तो तकरीबन हमें 5 घंटे 5.5 घंटे भाई वहाँ बैठना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा। बार बार हम वहाँ के अथॉरिटीज़ से बात करते रहे कि हमें यहाँ से रवाना होने दें। उन्होंने कहा नहीं, जब तक पुलिस नहीं आएगी, जब तक होटल वाले नहीं आएंगे, उस वक्त तक मदरत के हम आपको नहीं भेज सकते। फिर 5.5 घंटे के बाद पुलिस ही, और मसला ये था कि वहाँ पर ना नेट था, ना सिम खरीद सकते थे, कुछ भी नहीं था, और ना ही कोई ऐसी शॉप थी जहाँ से पानी, कोई जूस या खाने के लिए कुछ चीज़ थी बंदा लेकिन खरीद। खराब थी, वो पैसे तो नहीं थे मशीन उसमें, खराब थी ना, पैसे तो डालते थे कुछ भी नहीं तो। ले सकते थे। भूख अलावा, प्यास अलावा, बात भी किसी से नहीं हो सकती। बड़े परेशान बैठे थे। खैर वो तुर्किश ऑफिसर साहब बड़ा अच्छा था। एक को तो मैंने कहा नेट के लिए, उसने कहा नहीं। तो फिर एक और अच्छा था, उसने फिर होटल कॉल भी की और फिर होटल वालों को बुलाया। 5.5 घंटे बाद जब वो आए तो फिर हमारे इमिग्रेशन के लिए अलग उन्होंने काउंटर बनाया हुआ था, तो फिर वहाँ देने लगी। 10 मिनट में हम फ्री हो गए। और फिर बाय एयर वहाँ से फिर प्रोसेस। हम अपना लगेज कलेक्ट किया। उसके बाद हमने सिम ली। सिम लेने के बाद गाड़ी आई हुई थी होटल की हमें पिक करने के लिए, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गाड़ी थी, सामान भी आ गया और हम लोग भी उसमें बैठ के, बड़ी वीआईपी गाड़ी थी, तो बैठ के फिर हम होटल पहुंचे। तो रश था होटल में लेकिन फिर पुलिस की वजह से। 10 मिनट लगे। हाँ, रास्ते में जो था वो तकरीबन कोई सफ़र था एक काफ़ी। तो वो अगर पुलिस की गाड़ी साथ ना होती तो शायद हमें 1.5-2 घंटे लग जाते, क्योंकि पुलिस की गाड़ी आगे की चल रही थी और सायरन भी बजा रखा था उन्होंने, वो सारी ट्रैफिक हट आगे से हटा रही थी। तो फिर हमारी जो गाड़ी थी वो 90-100 की स्पीड से गई और फिर हम पौने घंटे घंटे में हम होटल पहुंच गए। वैसे 2 घंटे लगते अगर पुलिस साथ ना होती तो फिर होटल में रहे तकरीबन हम 10 दिन। 10 दिन के बाद फिर हम अपने घर में शिफ्ट हुए। तो ये था प्रोसेस। क्वारंटाइन बाकी के बारे में बता देंगे अगली वीडियो में। जी, क्वारंटाइन के बारे में बता देंगे अगली वीडियो में। तो कोई और क्वेश्चन हो किसी भी और का तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में या कोई स्पेशल वीडियो बना के हम उसका जवाब आप लोगों को दे देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।